हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। बहुत शानदार तैयारी चल रही है। आखिरी के 60 दिन बचे हैं हमारे पास में कई सारी लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए और उनको क्रैक करने के लिए। सही बात है ये। सो एमपी सेट का रिजल्ट आया और टू माई सरप्राइज एज वेल मोर देन 15 ऑफ माई स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड। नॉट आई से सरप्राइज बट या मजा आया उसको काम करके। और अब क्योंकि सेट का एग्जाम आ चुका है, क्लियर हो चुका है, नाउ यू आर इन अ डिस एरे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं बीपीएससी के, कि अब यार 60 दिन में 65 दिन में कैसे किया जाए इसको। तो लिसन फ्रॉम समवन हु हैज डन इट। और शायद 60 दिन भी ज़्यादा ही है। अगर तुमने सेट को ढंग से पढ़ा है, नेट को क्वालिफाई किया है, तो तुम्हारे पास में 60 दिन ज़्यादा है। और आई विल प्रूव इन दिस वीडियो कि ये ज़्यादा है। करना क्या है, तुमको ध्यान से वीडियो को देखना है, कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाते चलते हैं साथ में, जैसा कि तुमको पता ही है कि नोट्स बनाना साथ में ज़रूरी है। और ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ भी मैं तुमको दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने अभी जो हमारा लास्ट एपी का एग्जाम रहा था एमपीपीएससी का 2022 वाला, तो उसमें मेरे 140 प्लस क्वेश्चन आई है जोलॉजी में। आई मीन नहीं, जोलॉजी नहीं, दोनों को मिला के आई थिंक 140 प्लस समथिंग होते, 132 एग्जैक्ट के आसपास है जोलॉजी में। और वो 20 22 25 मुझे पता नहीं जीके में कितने सही है, तो कुल मिला के ये 140 के ऊपर है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाउ वी कैन डू दिस इन नेक्स्ट 65 डेज कि हम 140 तो चलो मान लेने नहीं जा रहा है, लेकिन 125 130 जो कि कट ऑफ है हमारा, वो हम क्लियर कर ले जनरल का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमारे पास 65 दिन है, तो एक प्रॉपर सिलेबस रिविजन प्लान हमको चाहिए और एक स्पीड के साथ जाना है। तो ये वीडियो दो लोगों के लिए है, जो बॉटनी से दे रहे हैं और जो जूलॉजी से दे रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो विल हैव 90 90 90 90 90 90 का क्या मतलब होता है कि 90% लोग ये वीडियो अभी तक स्किप कर चुके होंगे, उनको लग रहा होगा क्या चल रहा है ये। 90% लोग इसको पूरा नहीं देखेंगे और 90% लोग जो होंगे वो इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। एंड दैट इज वाई सिर्फ 1% लोग जो होंगे वो आपके आखिरी में बचेंगे। 90 का 90 90 का 90, तो करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट जो बचेगा आपका, वही लोग होंगे जो एक्चुअली इस वीडियो को फॉलो कर पाएंगे। और वही लोग हैं जो सिलेक्शन के लिए जाने वाले हैं। और ये ब्रूटल रियलिटी है, तो मानो या ना मानो, आलसी है तो है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम बात क्या करेंगे आज, व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। पहली चीज तो कंसोलिडेशन प्लान क्या होना चाहिए हमारा, क्योंकि लास्ट 2 महीने में हम पूरे सिलेबस को हमको रैप अप करना है। तो हाउ विल डू दैट, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए हमको और उन क्वेश्चंस का लेवल क्या होना चाहिए, और ये कैसे डिफाइन करेंगे कि लेवल क्या है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। अब जो आपका प्रेपरेशन लेवल है, क्या वो नेट लेवल तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेट क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको ये बात पता हो कि आपने नेट दिया तो जरूर होगा। तो यू मस्ट बी नोइंग कि नेट का लेवल जो है वो बिल्कुल ही अलग, आउट ऑफ द वर्ल्ड लेवल है इफ यू कंपेयर इट विद द सेट। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा सच्ची बात है। तुमको लगता होगा कि सेट क्लियर कर लिया तो नेट हो जाएगा, नामुमकिन है ये। नेट क्लियर कर लिया तो सेट हो जाएगा फॉर श्योर है, बट देना नहीं चाहिए, उनके नियम में है कि मत दो भैया। फिर क्या ये पॉसिबल है कि हम आखिरी के 65 दिनों में एपी क्लियर कर ले, क्योंकि सेट का रिजल्ट हमारा अभी आया है। और आखिरी में मैं तुमको एक बहुत ही रैपिड प्रवीण बैच के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ, दैट हाउ वी विल डू इट। और अगर तुमको लगता है तो तुम इसके बारे में वहां तक रोक सकते हो, वरना मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जिसमें भी समस्या है वहां पे जाके देखो, मजे करो जीवन में, मेहनत करो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। देखो, सारा का सारा खेल जो है कंसोलिडेशन का, कि आप चीजों को कंसोलिडेट करते हो, तो कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि आप उसको रिपीटेटिवली रिवाइज करते हो। बट रिपीटेटिवली रिवाइज कैसे किया जाए, तो जैसे तुमने कोट भी सुना होगा दैट इट इज द मदर ऑफ नॉलेज, व्हाट रिपीटेशन इज द मदर ऑफ नॉलेज। तो रिवाइज करने का क्या मतलब है, अब क्योंकि तुमने क्वालिफिकेशन ऑलरेडी कर रखी है तो तुम बहुत स्पीड से काम कर सकते हो। स्टार्टिंग विद, अगर हम फर्स्ट वीक की बात करें तो यू शुड स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से शुरू करना चाहिए तुमको। फर्स्ट वीक जो आज से शुरू हो रहा है 10th ऑफ टू 16th मार्च। और यहाँ पे टेस्ट जो होना चाहिए आपके, आपको कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप डेली अपने कुछ टेस्ट वगैरह देते रहो, और एक वीक कंप्लीट होने के बाद आपका एक वीकली टेस्ट भी रहे। अब बायोकेमिस्ट्री में मेजर फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स पे, एंजाइम्स पे, मेटाबॉलिज्म पे और विटामिन्स पे। बायोमोलिक्यूल्स में चारों ही बायोमोलिक्यूल, कार्ब, प्रोटीन, लिपिड और आपका न्यूक्लिक एसिड, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन। और एट दी एंड एंजाइम में आपका उसके पास में प्रोटीन की फंक्शनैलिटीज आ जाती है। मेटाबॉलिज्म में मेजर फोकस कार्ब्स पे करना है, बेसिक आइडिया बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह के बारे में और लाइपोजेनेसिस के बारे में लेके। प्रोटीन में फिर आपका जो अलग अलग कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड में साल्वेज और डिनोवो, वो सारी बात। ठीक है, फिर विटामिन में यूजुअली एक सवाल दो सवाल फंस ही जाते हैं इससे रिलेटेड, कुछ ना कुछ। सेकंड वीक में आपके पास आ जाना चाहिए सेल बायो। सेल बायो आपको कंप्लीट करना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल, सेल डिवीजन, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सवाल आजकल पूछने लगे हैं, वो पिछले पेपर में शायद 2 या 3 सवाल थे इससे रिलेटेड, तो इट्स इंपॉर्टेंट है।
फिर वही बात, टेस्ट जो आपका PYQ बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली टेस्ट वीकली टेस्ट दोनों चलते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पूरी कहानी मैं बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो कि एक हफ्ते में इतना सब तो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप प्लानिंग के साथ में एफर्ट डाल के काम करो, आपको पता हो कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अगर ये 4 सवाल के आंसर है तो बिल्कुल पढ़ लोगे आप, है ना, वो क्या पढ़ना है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड वीक जो होगा 21 to 30 मार्च। यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड वीक में, तो पहला आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये थर्ड वीक चल रहा है हमारे पास, वही सेम टेस्ट चलेंगे इसके। शुरुआत कैसे करना चाहिए तुमको, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 होना चाहिए यहाँ पे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब एक कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल ये बॉटनी के सिलेबस में अलग दे रखा है, जूलॉजी के सिलेबस में अलग दे रखा है, और इस वजह से इसको भी यहीं कवर करना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसलेशन। फिर आना चाहिए इकोलॉजी के ऊपर, आपने 3 कोर यूनिट्स आपकी प्रिपेयर करी जो कि आपको थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको थोड़ा सा स्विच करना चाहिए, क्लासिकल पे आना चाहिए। क्लासिकल में 31 से 6 अप्रैल तक अगर अपन बात करें तो इकोलॉजी चलना चाहिए। इकोलॉजी में शुरुआत तुम्हारी होनी चाहिए बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में और उनके इंटरेक्शन के साथ में। यहीं पे थोड़ा बहुत रिलेशन जो है आपका स्पीशीज इंटरेक्शन का आ जाएगा, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सिम्बायोसिस में सारी चीजें आ जाती है, ये वो सारी। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में मेजरली ग्रोथ कर्व्स कैसे बनाए जाते हैं, DN/dt की इक्वेशंस क्या होती हैं, लॉग पे ग्रोथ कर्व बनाओगे तो कैसा आएगा, सिग्मोइडल कर्व की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें। कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी में मेजरली क्या जाएगा, अब आपके पास में इकोटोन, इको एज, है ना, इसके अलावा आपका डाइवर्सिटीज आ जाती हैं अलग अलग तरह की कम्युनिटी के बारे में। फिर आपके पास में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेट्स ऑफ कम्युनिटी, वो सब आ जाता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में मेनली तो इसके डेफिनेशन एंड देन फिर टाइप्स, और इसी में आपके पास में कम्युनिटी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड और होता है सक्सेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पे सक्सेशन से भी सवाल बनता है। फिर कंजर्वेशन बायोलॉजी और फिर उसके साथ बायोडाइवर्सिटी लास्ट में। कंजर्वेशन बायोलॉजी दोनों में है, बॉटनी जूलॉजी दोनों में, अभी तक जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ दोनों के अंदर है, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कोर सिलेबस दोनों में सेम है, कंजर्वेशन बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। बट यहाँ पे एनिमल पर फोकस करोगे अगर जूलॉजी से हो, प्लांट पे फोकस करोगे अगर बॉटनी से हो, और अपने सिलेबस के हिसाब से। और फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इस पर भी यूजुअली एक सवाल कहीं ना कहीं फंसता ही है, 1 या 2 सवाल आ ही जाते हैं, तो मेजर टॉपिक है क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब। यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने करी है, अब फोर्थ वीक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका होना चाहिए मेगा टेस्ट, आपको इस तरीके से प्लान करना चाहिए। क्यों थर्ड वीक के जस्ट बाद टेस्ट नहीं लेना है, उसका कारण ये है कि जब तुम इकोलॉजी पढ़ लोगे तो तुम बहुत सारी चीजें इसमें से भूल चुके होंगे, और यही इंपॉर्टेंस भी है टेस्ट की, ताकि आप वहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन में क्या करो, रिकॉल करो। एंड दैट इज वाई यहाँ पे 1 यूनिट पढ़ने के बाद हम यहाँ पे 3 यूनिट का टेस्ट रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वीक पे बात करते हैं, तो फिफ्थ वीक आपका 7 to 13 अप्रैल रहेगा। यहाँ पे आप फोकस करोगे जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स में शुरुआत हमेशा, जैसा कि आप जानते ही हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स से करेंगे हम लोग, और जो कीवर्ड्स होते हैं, जीन पूल क्या होता है, जीनोम क्या होता है ना, फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या है, अलील क्या होती है, ये सारी चीजें जो होती है, लोकस क्या होता है, ठीक है, हेमिजाइगस, होमोजाइगस, ये सारे कीवर्ड यहाँ पे पढ़ना है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट आता है इसमें। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है इसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रियल दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक बीमारी आई थी पिछली बार, LHON से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इसमें, तो इससे सवाल आते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स और उसके साथ में म्यूटेशन। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम बात करेंगे तो पेडिग्री क्या है, ये सारी चीजें। ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, मतलब डिलीशन मैपिंग पे सवाल नहीं आएगा या सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बेसिक आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे को लग रहा था कि 10-12 सवाल ऐसे हैं जिसने ढंग से पढ़ाई करी वही बना पाएगा, और वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं आके, लिमिटिंग फैक्टर वही है, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, और इसमें यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, बेसिक्स ऑफ RDT। अब जब हम फिफ्थ वीक जोलॉजी में ये कवर कर रहे हैं तो उस टाइम फिफ्थ वीक बॉटनी में अलग चलेगा, क्यों, क्योंकि बॉटनी में ये है ही नहीं, बॉटनी में ये बहुत सिंपल सा दे रखा है। बॉटनी में आ जाएगा इवोल्यूशन और साथ में आएगा फिर प्लांट फिजियोलॉजी। इवोल्यूशन बहुत ही छोटा दे रखा है बॉटनी में, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन क्या है, फिटनेस क्या है, स्ट्रगल क्या है, अडेप्टेशन क्या होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, ये आपके वो इवेंट्स है, इवोल्यूशनरी फोर्सेज जिसको आप कहते हो, इवोल्यूशनरी फोर्सेज, ये जो चीजें हैं ये उसका आउटकम है, और अल्टीमेटली सॉरी ये रिजल्ट है, जैसे स्ट्रगल की वजह से आपकी फिटनेस बढ़ना या फिटनेस घटना, या अडेप्टेशन की वजह से फिटनेस बढ़ना या घटना, सिलेक्शन की वजह से फिटनेस बढ़ना या घटना, ये सारी चीजें ऐसे रिलेटेड होती है, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। फिर नीचे आ जाओ, आखिरी चीज जहाँ पे अपने पास में न्यूट्रल म्यूटेशन, इसमें मीटोकिमोरा वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग, और स्पॉन्टेनिटी ऑफ म्यूटेशन की, क्यों स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और क्यों नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इतना बड़ा फेवरेबल फैक्टर नहीं है जितना हमने उसको बना दिया है एवोल्यूशन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। फिर प्लांट फिजियो, ये 3 दिन मैक्सिमम, 2 या 3 दिन का काम है, इससे ज्यादा नहीं है ये। फिर प्लांट फिजियो पे आ जाओ, प्लांट वाटर रिलेशनशिप अच्छा सवाल है, इससे ऑस्मोटिक पोटेंशियल वगैरह से सवाल बनता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, पहले लाइट रिएक्शन की पूरी स्कीम वगैरह एंड ऑल,
और फिर CO2 फिक्सेशन जिसमें केल्विन साइकिल और उसके एडेप्टेशन आ जाएंगे। फिर आखिरी चीज फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। ध्यान दो तुम्हारे सिलेबस में रेस्पिरेशन जो है यहीं पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दे रखा है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, हम उसको ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीक में, तो वो यहाँ पे रिलेटेड हो जाएगा और कुछ भी दिमाग में लगा। तो ये होगा 5th वीक का हमारे पास में। 5th वीक तक अगर अपन बात करें तो 1 महीना हो गया और हमने करीब करीब 5 यूनिट कंप्लीट कर दिए दोनों सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, यही स्पीड भी चाहिए हमको। 6th वीक, अब यहाँ से ये जोलॉजी वालों के लिए है। 6th वीक जो होगा वो 14 to 20 अप्रैल होगा और इसमें हम बात करेंगे इवोल्यूशन और बिहेवियर, दोनों इंपॉर्टेंट है और बड़ी यूनिट्स हैं। इवोल्यूशन में शुरुआत थियरीज से, फिर आप वापस से ये वही रिपीटेटिव डाल दिया उन्होंने, जो इधर पढ़ोगे वो उधर भी पढ़ोगे। सिलेक्शन, फिटनेस, स्ट्रगल एंड एडेप्टेशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट्स होते चले गए और अभी जो थ्योरी है इवोल्यूशन की वो किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन से अलग है, क्या बदलाव हमने देखे हैं, वो सारी चीजें। पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, ग्रेजुअलिज्म, है ना, पैरेलल इवोल्यूशन, को अडेप्टेशन, को इवोल्यूशन, ये सारी चीजें आपके पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन में आएगी। फिर यहाँ तक की बात तो बहुत बेसिक है, ये 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में, कोएसरवेट्स वगैरह के बारे में, और जो आपका प्रोटोबायंट वगैरह होता है सिडनी फोक्स, और इधर आ जाएगा आपके पास में एबायोजेनेसिस में हेल्डन। फिर मिलर का एक्सपेरिमेंट इन चीजों को प्रूव करने के लिए, जो उन्होंने एबायोजेनेसिस से रिलेटेड बात की थी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दिस इज द की। देन इवोल्यूशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इवोल्यूशन, और फिर आखिरी में जाके हम बोलेंगे कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स काइंड ऑफ अमीबा एंड ऑल ये कैसे डेवलप हुए हैं। पहले तो साइनोबैक्टीरिया आते हैं ना, फिर बाद में आगे चले। फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये 1 दिन में कंप्लीट करना चाहिए तुमको। 1 दिन भी मतलब मेरे हिसाब से 2 या 3 घंटे काफी होंगे इसके लिए। फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हार्डी-वेनबर्ग आ जाएगा, और आखिरी में आपके इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। इवोल्यूशनरी फैक्टर में मेन 3 फैक्टर्स हैं, वैसे यूं 5 होते हैं। तुम्हारे पास में यहाँ पे म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन को ऐड नहीं किया है, उन्होंने अलग से दे दिया है उसको इस वजह से। फिर अडेप्टिव रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अडेप्टिव रेडिएशन जो है आपका गैलापागोस आइलैंड पे जो हमारे डार्विन फिंचेस हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल। और फिर स्पेसिएशन, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, ये हमारा पूरा कोर खत्म होगा। ये पूरा कंप्लीट करने में तुमको 4 से 5 दिन लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो तुम बहुत स्लो, ये मैक्सिमम हो गया हमारे पास में, पूरे हफ्ते में कंप्लीट करना था हमको। यहाँ पे 4 से 5 दिन मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ यार, ये 3 दिन का काम होना चाहिए, 3 डेज। 6 to 8 आवर्स अगर देते हो तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर आ जाओ बिहेवियर पे। बिहेवियर की बात करें तो इथोलॉजी का बेसिक आइडिया, उसके अलग अलग ब्रांचेस जो सिलेबस में मेंशन्ड है वो ब्रांचेस। मेथड्स टू स्टडी बिहेवियर, देन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेशन पे सवाल आया था। अल्ट्रुइज्म में आपके पास में हैमिल्टन रूल क्या होता है, किस तरीके से आपके बेनिफिट और कॉस्ट को डिफाइन करते हैं हम, किन सिलेक्शन क्यों होते हैं। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वंपायर का इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। फिर न्यूरल बेसिस में 4 चीजें, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, स्लीप एंड अराउजल, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल सेटअप किस तरीके से चलता है। फिर सोशल कम्युनिकेशन और डोमिनेंस, हायरार्की कैसे काम करती है। हायरार्की पे अच्छे सवाल आए थे, हायरार्की पे कि आपका हायरार्की कैसे काम कर रही है और आपका सोशल डोमिनेंस क्या है। पेरेंटल केयर लास्टली, एंड आखिरी में एग्रेसिव बिहेवियर में मेड सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, ये सब आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 6th वीक अगर आप जोलॉजी से हो तो। बॉटनी में 6th वीक में क्या होगा? बॉटनी में 6th वीक में आपका जो प्लांट फिजियो का अगला पोर्शन है वो चलेगा, जिसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, जिसमें हम फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन्स के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस फिजियोलॉजी में दोनों बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो, हर्बीवोर वगैरह, इंसेक्ट्स एंड ऑल, और एबायोटिक में हमारे पास में टेम्परेचर रेजिलियंस एंड ऑल, ठीक है। फिर आ जाएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस पे टर्पिन्स मेजरली पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और अल्कलॉइड्स, तो मेजरली टर्पिन्स पे ज्यादा सवाल आता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दूसरे पे पूछा जा सकता है। 6th वीक में ही ये जो शुरू के 2 या 3 दिन में खत्म करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है तुमको डेव बायो पे। डेव बायो में शुरुआत करना है मेरिस्टेमेटिक के बेसिक से, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस तरीके से होते हैं, कहाँ अरेंज होते हैं, इंटरकैलरी क्या है, लेटरल क्या है, बेसिक आइडिया, बहुत ही सिंपल। फिर मेन कॉन्सेप्ट जहाँ से शुरू होगा वो होगा रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम से आप शुरू करोगे रैम से, रूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपाइकल मेरिस्टेम कैसे है, यहाँ पे आपके पास में क्या ये क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप किस तरीके से लगी हुई है, लेटरल रूट कैप क्या है। इसके बाद में आपके पास आगे चीजें कैसे आते हैं, म्यूसिलेट सेक्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें। स्टेटोसिस्ट या स्टेटोलिस्ट जिसको आप बोलते हो, जो ग्रेविटी सेंसिंग स्टोन्स होते हैं, हाउ दे वर्क, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू डिफरेंशिएशन। एनाटॉमी से क्वेश्चन आते हैं, मोनोकोट और डाइकोट की रूट्स, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देन सेकेंडरी ग्रोथ जो आपका रूट्स में देखने को मिलती है, हाउ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट्स, देन मॉडिफिकेशन इन रूट्स, एंड आखिरी में रूट्स इंटरेक्टिंग विद द माइक्रोब्स।
रूट्स इंटरेक्टिंग विद माइक्रोब्स में यूजुअली जो यहाँ पे हम बात करेंगे, हम दो बात करेंगे, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पढ़ के आए हैं, और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोब्स तो नहीं बोलेंगे हम फंगस को, बट माइक्रोराइजल सेटअप भी यहाँ पे अच्छे को देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक ठीक ठाक काम हो जाता है। देन ये डेव बायो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसी का फॉरवर्ड वर्जन भी रहेगा आगे, क्योंकि डेव बायो बहुत बड़ा है तुम लोगों को, और 7th वीक में आपको डेव बायो को वापस से पूरा कवर करना चाहिए। अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, काफी सवाल आते हैं। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम में भी सेम यही पूरी कहानी चलेगी आपकी। वुड टाइप्स क्या होते हैं, हार्डवुड, सैपवुड, सेकेंडरी फ्लोएम का डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉक कैम्बियम जो है आपका, और पेरिडर्म, पेरिडर्म पे क्वेश्चन है, और एनोमेल, ये जो है आपका एनोमेलस स्ट्रक्चर्स, तो एनोमेलस स्ट्रक्चर। लास्टली इधर आ जाओ फिर लीफ पे। इसमें अब ऑब्वियसली लीफ में ना वो ऐसा नहीं बोलने वाले क्या बताओ कि रोटोन्टिफोलिया का फंक्शन क्या है या ऑगस्टिफोलिया का फंक्शन क्या है, बट हाँ अगर तुमसे बात करेंगे तो अगर सैम पे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लेविटा और बूशल पे फंक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप समझो इसको, स्टेमलेस पे क्वेश्चन बेसिक आ सकता है क्योंकि ये नॉर्मल जीन्स हैं जो हम यूजुअली अरेबिडोप्सिस पढ़ते वक्त देखते हैं, और आपको अरेबिडोप्सिस सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, सो अब जैसे हम लीफ पे बात करेंगे तो लीफ पे वो बेसिक पूछ सकते हैं आपका कि लीफ अपाइकल जो आपका लीफ प्रिमोडिया बनने के लिए शूट अपाइकल मेरिस्टेम से कैसे बनता है, तो बेसिक आइडिया पूछा जा सकता है, और डेप्थ में तो नहीं। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं, एनाटॉमी मोनोकोट और डाइकोट लीफ की, सेम इधर भी है मोनोकोट और डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी। ठीक है, इस पे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन या मैच द कॉलम। अडेप्टेशंस लीफ के अलग अलग क्या है, जैसे कॉन बन जाना या आपका उसके अंदर वाटर इनटेक बढ़ना या वो सारी चीजें। फिर फ्लोरल, फ्लावर पे भी अच्छे सवाल बनते भैया, सेम टू फ्लोरल मेरिस्टेम, किस तरीके से आपकी एफएल लोकस जो होता है, फ्लावरिंग लोकस, वो काम करता है, एफएलसी वगैरह और वो सारी चीजें। फिर अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम, तो दोनों है इसके अंदर, अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम, तो ये दोनों याद रखना है अपने को, है ना। देन ये ओट है और ये स्नैपड्रैगन है। फिर आपके पास में गेमेटोफाइट्स जो होते हैं, तो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब एंथर का डेवलपमेंट कैसे है, और एंथर के अंदर फिर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे डेवलप है। और इधर अगर आ जाओगे तो यहाँ पे होगा आपका नीचे, क्या बोल सकते हो तुम इसको, एंथर, और फिर नीचे आ जाएगा स्टिग्मा, और स्टिग्मा या इसको मैं ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा पिस्टल बोलूँ, पिस्टल, और पिस्टल के अंदर होते हैं कार्पल्स, तो पिस्टल जो है उसका डेवलपमेंट कैसा है और उसके बेसिस पे आप किस तरीके से उसके अंदर एग वगैरह डेवलप कर रहे हो। प्लेसेंटेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर यहीं पे प्लेसेंटेशन भी आ जाता है, अलग अलग तरीके से क्या प्लेसेंटेशन है, 4-6 तरीके से ओव्यूल अरेंज होते हैं ना। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, फिर यहाँ से नया शुरू हो गया। फिर डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ से डबायो का दूसरा सेटअप चालू हो गया, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, क्यों जरूरी है। फिर यहाँ पे एम्ब्रोजेनी आ जाती है हमारी, मोनोकॉट की भी और डाइकॉट की भी, उसके अंदर जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं हमारे पास में, ऑन्टोग्राइड वगैरह, वो सारे वो यहाँ आ जाते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड देन सीड्स, एंड लास्टली हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट टाइप, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं उसमें, ग्राफ्टिंग और ये सारी चीज। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 7th वीक अगर तुम बॉटनी से हो तो। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं जोलॉजी पे। जोलॉजी में 7th वीक में क्या चलेगा, जोलॉजी में 7th वीक में चलेगा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। और सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग में हम मेजर फोकस जो करना चाहिए हमको, वो करना चाहिए तो सिग्नलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, जीपीसीआर, आरटीके वगैरह और ये सब। फिर सेल एडेशन एंड जंक्शन, जंक्शन पे पिछली बार 4 या 3 सवाल थे, इंटीग्रिन पे क्वेश्चन था आपका, उसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट पे क्वेश्चन था, तो साइटोस्केलेटन भी इसी में रिलेटेड रहेगा। फिर आ जाएगा कैंसर, कैंसर के बाद में आपके पास आना चाहिए इम्यूनोलॉजी, कैंसर में भी क्वेश्चन आया था प्रोटोन कोचिन वगैरह का। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में हमारे पास इम्यून सिस्टम और होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, इम्यून सिस्टम वगैरह से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी आस्किंग यू अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, वीडीजे रीअरेंजमेंट एंड ऑल, बहुत कम चांसेस है उसके पूछने के, बट कोर पूछा जाएगा। अब जब आपका ये 7th वीक कंप्लीट होगा 27 अप्रैल को, तो आपके पास में यहाँ पे 4th, 5th और 6th वीक में आपने जो भी पढ़ा है, और 1st, 2nd, 3rd वीक में जो भी आपने पढ़ा है, उसका एक मेगा टेस्ट यहाँ पे बनना चाहिए। और ये अगर हो सके तो ऑफलाइन देना चाहिए तुमको, ऑफलाइन में ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है, और दोनों बॉटनी और जूलॉजी के लिए सेम प्लान चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं 8th वीक पे। 8th वीक जो आपका जोलॉजी में होना चाहिए वो होना चाहिए डेव बायो के लिए, और इसमें 28 to 4th में तक चलना चाहिए ये। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करो आप, स्टेम सेल वगैरह के बारे में बेसिक आइडिया जानो, क्योंकि आपने सिग्नलिंग पढ़ी है तो आपको बेसिक आइडिया है। डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, लीनिएजेस कैसे काम करते हैं, है ना, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे जाके वो बाइकॉइड और नैनोस के नाम से साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स आएंगे, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेशंस एंड ट्रांसजेनिसिटी, तो ये बेसिक आइडिया हुआ। फिर इसी का एडवांस वर्जन पे आ जाओ, जब ये बेसिक पढ़ लिया तो गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, है ना, और जाइगोट एंड क्लीवेज, ये सारा का सारा जो है ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। फिर ये गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन कुछ मेजर मॉडल ऑर्गेनिजम्स में ही देखना है, सब में देखने की जरूरत नहीं है। मॉर्फोजेनेसिस में ड्रोसोफिला, इसमें किस तरीके से एंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस डिफाइन होती है, वो इंपॉर्टेंट पूछते हैं ये लोग। फिर आपका एम्फीबिया और चिक में ऑर्गेनोजेनेसिस, है ना, फिर आई लेंस इंडक्शन,
लिम्ब डेवलपमेंट, और लिम्ब डेवलपमेंट में मेजरली आपके पास में प्लेनेरिया का रीजनरेशन, नॉगिन वगैरह के बारे में। फिर न्यूरल डिफरेंशिएशन से अभी तक बहुत अच्छा सवाल तो नहीं आया, बट पूछा जा सकता है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और लार्वल फॉर्मेशन। लार्वल फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ये आगे उसमें भी काम आएगा, क्लासिकल जोलॉजी में भी लार्वल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस है। और फिर मेटामॉर्फोसिस। इसी के अलावा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इवेंट और है कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट, और आखिरी में सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको FGF9 या SOX9 या DEX1 तक बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया, मुलेरियन डक्ट क्या होती है, वुल्फियन डक्ट क्या होती है, कैसे उसका रेगुलेशन होता है, टेस्टोस्टेरोन कास्केड, वो सारी चीजें मेजर। फिर इधर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है प्रोग्राम सेल डेथ, और आखिरी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा इधर बॉटनी में प्लांट वालों को पढ़ना है, और इधर आपका वर्टिब्रेट्स में अपने को पढ़ना है जोलॉजी। ठीक है, अगली कहानी जो इंपॉर्टेंट है, 8th वीक में अगर आप इधर बॉटनी में देखेंगे तो 8th वीक में हमारे पास में क्या आएगा। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, अब हम आएंगे क्लासिकल बॉटनी पे, और डाइवर्सिटी ऑफ लोअर में हमारे पास में वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। माइकोलॉजी हमारे पास में आ जाती है, और ये फंगस, ये वाली फंगस और ये एल्गी, इसके बारे में छोटी मोटी चर्चा है क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नाम क्या है ये वगैरह पूछते हैं वो। इसी वीक में तुमको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा भी खत्म करना चाहिए क्योंकि स्पीड बढ़ानी है धीरे धीरे चलते हुए। फिर 9th वीक में ये 8th हुआ। अब 9th वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा फोकस होगा जिम्नोस्पर्म पे। ये वाली अलग यूनिट है ना, ध्यान रखना। इसमें हम वही बात करेंगे जनरल अकाउंट और इंपॉर्टेंट फीचर्स और फैमिलीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफाई कर रखी है फैमिली यहाँ पे। फिर मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म की, ये हमारा 1 या 2 दिन में खत्म होना चाहिए, और बचा हुआ जो पूरा टाइम है वो इस पे जाना चाहिए। सवाल मेजरली इससे आएंगे ज्यादा, और हमने यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट की काफी सारी एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स पढ़े, तो वो यहाँ यूज भी होंगी जब हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज एंड क्लासिफिकेशन वगैरह। तो हमारे पास बेसिक आइडिया स्ट्रक्चरल है, एनाटॉमिकल है, तो हम जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट, ज़ूलॉजी वाले 9th वीक में क्या करोगे, तो उस टाइम पे तुम्हारा काम होगा इन्वर्टिब्रेट्स शुरू करना, और इन्वर्टिब्रेट्स में शुरुआत आप बेसिक से भाई, और ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है उसके। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में हमारे पास में ये जो अमीबॉइड मॉडल और फ्लैजिलरी मॉडल, ये सारी चीजें आती है। प्रोटिस्टा पे है ये मेजरली। पैटर्न ऑफ फीडिंग, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स, नर्वस सिस्टम, बेसिक पे भी है और थोड़ा बहुत एडवांस तक भी जाना है हमको। नर्व नेट पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, जो कि आपको इकाइनोडर्म्स वगैरह में देखने को मिलती है, तो इस पे सवाल आ रहे हैं। लार्वल फॉर्म्स अलग अलग देख लेना हमने को, कहाँ पे डोलेरिया मिलता है, कहाँ पे क्या मिलता है। फिर माइनर फाइला में हमारे पास में कुछ कुछ ही है, जो कि हमारी वो भी जो स्पेसिफिकली पूछा उन्होंने अफिनिटीज पूछा है, तो अफिनिटीज ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर यहीं पे आपके पास में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और अप्लाइड बायोलॉजी। तो ये मैं अपने कोर्स की अगर बात करूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड करके दूंगा तुमको, और ये तुमको 9th वीक से पहले 7th और 8th वीक में ही कहीं कनेक्ट करना है, जो कि मैं प्लान में बताऊंगा कैसे करना है। और ये तुमको पहले इसलिए कवर कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें रटना बार बार पड़ता है, तो इसके रिविजन बार बार लगेंगे। तो 7 to 8 वीक में थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे इसको अपन, ज्यादा एक साथ खाने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और ये 7 to 8 वीक में करने का कारण ये है ताकि जब आप 9th वीक में यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ो तो आपको बेसिक आइडिया हो कि टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है। फिर 10th वीक की अगर हम बात करें तो 10th वीक में हमारा फोकस होगा वर्टिब्रेट्स पे, और वर्टिब्रेट्स में ये सारी चीजें होंगी। इन सभी के अंदर कंपेरेटिव फोकस रखना पड़ेगा, कंपेरेटिव पे सवाल आते हैं, आ सकते हैं, सिंपल है, तो कंपेरेटिव पे ध्यान देना है। यहाँ तक की बातें जो हुई ये हमारी 9th वीक हुआ और 10th वीक हुआ। और लास्टली 10th वीक अगर अपन बात करें किधर आपका बॉटनी में, तो इथनो बॉटनी और अप्लाइड बॉटनी ये रिकॉर्डेड रहेगा फिर से, तो ये भी आप 7th to 8th वीक में कवर करोगे। और लास्ट में अगर जो 10th वीक होगा उसमें लाइव पढ़ाऊंगा टूल्स एंड टेक। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर प्लान विल बी। 25 मई तक हमारी कहानी हो गई है। 26 मई से 1 जून तक जो लास्ट वीक है हमारे पास में, उसमें तुमको करना क्या है, 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है, जो कि लास्ट 10 वीक्स में होंगे, मतलब पूरा सिलेबस बेस्ड हो गया वो। और सिलेबस के साथ में आपको ये टेस्ट अगर इंदौर आ सकते हो तो तुमको ऑफलाइन देना चाहिए फिर, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट की कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पे अपन एक 2 लाइव सेशंस भी रखेंगे। जब तुम 2-3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ दे चुके होगे तो फिर एक मेंटल कंडीशनिंग के लिए कहाँ पे समस्या आ रही है और किस तरीके से दिमाग को कंडीशन करना है चीजों में, और एग्जाम रेडीनेस पे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो आखिरी वाला बोला है यही सेम वो जूलॉजी भी रहेगा, क्योंकि 10th वीक तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। ये सारी चीजें अगर तुम खुद से कर सकते हो, जितना मैंने अभी यहाँ पे बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी वीक मैंने बात की है, अगर तुम खुद से कर सकते हो तो डू इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुमको लगता है कि नहीं हो सकता है खुद से, तो फिर तुमको किसी ना किसी का गाइडेंस लेना चाहिए। जरूरी नहीं है डिटॉक्स से ज्वाइन करो, बट किसी ना किसी का गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 80,000 रुपये तुमको महीने की सैलरी मिलेगी इस पे ज्वाइन करने के बाद। और अगर आप फीमेल हो और आपने इसको क्वालिफाई किया है तो यू शुड नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो at all. Be financially independent, guys. It's important. Now,
फिर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड टू व्हाट लेवल, देखो जितना करोगे उतना बढ़िया रहेगा, सीधी बात तो है, द मोर द मेरियर। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो टेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे सपोज करो कि वो तुमसे इसके बारे में पूछने लग गया, शॉर्ट गैस्ट्रुलेशन जीन क्या काम करता है ड्रोसोफिला में, एसओजी सॉग, सॉग कभी नहीं पूछा जाने वाला है लाइक 5-6 साल और एग्जाम होगी तो भी नहीं पूछा जाने वाला है, वो इतना रिसेंट जीन है अभी, वो तुमसे बेसिक बाइकआउट डायग्नोस पूछने वाले हैं, अगर पूछने भी वाले हैं तो इसीलिए बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है, सिलेबस की बाउंड्री में और पीवाईक्यू की बाउंड्री में चलना जरूरी है। इस लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कितने कर सकते हो, मेरे हिसाब से करीब करीब तुमको 2000 के आसपास क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए अगले नेक्स्ट 60 डेज में, और इतना हम लोग करेंगे भी सही। एक टेस्ट सीरीज भी मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। तो देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट सीरीज जो कि होगा एपी पीवीपीटीएस 1.0, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा क्या है कैसा है, डेट वाइज प्लान रहेगा उसमें, उसकी फीस कितनी होगी और उसमें तुमको क्या क्या चीजें मिलेंगी, पर्क्स क्या क्या रहेंगे, मतलब तुम्हारे क्या क्या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तुमको उसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो तुमको यही मिल गए होंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, क्या आपको सीएसआर नेट लेवल तक पढ़ना चाहिए? द आंसर इज यस एंड आंसर इज नो। है क्या बोलना चाह रहे हो आप, ध्यान से सुनो। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके थोड़े डेप्थ पे पूछे जाएंगे और जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ नेट लेवल तक पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे, ज्यादातर मैं बोलूँ कि 90% ऐसे होंगे जो सुपरफिशियल या ऊपर ऊपर से आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। तो जो एपी 2022 था, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इंटीग्रिन टाइप का एक सवाल था उसके ऊपर, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट पे क्वेश्चन था, रेस्पिरेटरी सेंटर पे कौन से केमिकल्स काम करते हैं, गैसेस पूछ ली थी उन्होंने उसके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट था। डीएनए रिपेयर के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, बेसिक पढ़ने से, एनसीईआरटी या ये यूबोध वगैरह पढ़ने से नहीं बनता वो, और ट्रांसलेशन पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा डिटेल में जब आप नेट लेवल के लिए पढ़ते हो तब सोचते हो, सेट में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते बच्चे। बट फिर भी क्योंकि उनको भी पता है कि हमको सेट वालों को ज्यादा एग्जाम देना है, देखो मैं तुमको एग्जामिनर का माइंडसेट बताता हूँ, सेट वालों को ज्यादा एग्जाम क्यों क्वालिफाई कराना है, क्योंकि एमपी की जनता है, तो फिर एमपी की जनता सिलेक्ट होगी तो एमपी की जनता फिर उसी जगह सरकार को वोट देगी जिसमें उसको जॉब मिलती है, सिंपल एज दैट। तो सेट वालों को ज्यादा क्वालिफाई कराना तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, बट पिछले पेपर को देखते हुए मैं तुमको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़ी चीजों में थोड़ा डेप्थ पे जाना चाहिए तुमको, अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है 130 प्लस समथिंग जाना है तो, क्योंकि वहीं टॉप रहेंगे, फिर मजा नहीं नीचे। ओके, ना क्या 65 डेज में फॉलो कर सकते हैं हम, मतलब 65 दिन में हो सकता है क्या, क्या बोलना चाहते हैं, हो सकता है, चलो देखें। तो यस, इफ यू फॉलो द प्लान डिलीजेंटली जो हमने अभी बात करी है, तो 140 प्लस तुम्हारा टोटल, तो मैं श्योरली बोल रहा हूँ जुओलॉजी में 130 के आसपास तुम खींच सकते हो, अगर जो मैं बात करी है, जो मैंने प्लान दिया है वो फॉलो कर सकते हो। ईजी है क्या? बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मतलब तुमको शायद लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, और सच बात तो ये कि वो ओवरवेलमिंग है, टफ है, टफ है, इसीलिए सब नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले बताया 90-90-90 ना। अगर तुम्हारा बेस अच्छा है, मतलब तुमने नेट या सेट के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो फिर तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी है। अगर तुमने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था इस एग्जाम के लिए, मतलब सेट के आने के रिजल्ट के पहले से शुरू कर दिया था, मान लो तुम 4 महीने से इसके लिए पढ़ रहे हो पहले से, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आपने एमपी सेट क्वालिफाई किया है अभी वाला, और आपने जस्ट सोचा है कि चलो यार जूलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए तैयार करते हैं, तो फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा तुमको गाइडेंस की जरूरत है, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन बिना गाइडेंस के नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है, तुम मानो या नहीं मानो, नहीं हो रहा है। आखिरी चीज, अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो सर आप बिल्कुल सच सोच रहे हो, मैम आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, आपका नहीं होने वाला है। बिलीव इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इट, और बिलीव नहीं है तो फिर भूल जाओ कि कुछ होने वाला है, क्योंकि इफ यू बिलीव दैट यू कांट, यू आर करेक्ट, इफ यू बिलीव यू कैन, अगेन यू आर करेक्ट, ठीक है। ओके, आखिरी चीज, सो हियर इज अवर मेन कॉन्सेप्ट, और अभी तक जो बातें मैंने करी है वो सब इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा। launch of Praveen batch, this is going to be very rapid, it's kind of not crash course I would say, because मैं पूरा डेप्थ में जाके बात करूंगा, क्रैश कोर्स में ऊपर ऊपर से बच्चों को बस बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ा देते हैं, यहाँ पे हम डेप्थ में बात करेंगे। तो दिस बैच इज गोइंग टू बी लाइव 85% एंड रिकॉर्डेड 15%, थोड़ा बहुत 5% का ऊपर नीचे हो सकता है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन बैच है, और इसमें ऑफलाइन टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से हो, अगर इंदौर से हो तो आपके लिए ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। वही प्लान हम फॉलो करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से वो प्लान बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया है, दूसरी चीज मेरे 5 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है, तो आई नो कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट वर्क्स, मतलब मैं ये ब्लफ नहीं मार रहा हूँ, और तुमको लगता है ब्लफ मार रहा हूँ तो ठीक है, जिनको भरोसा है उस पर कर लो, फिर कामयाब, तो दिक्कत वाली बात नहीं। डेली टेस्ट रहेंगे ऑब्वियसली, फिर वीकली टेस्ट भी रहेंगे तुम्हारे, शॉर्ट नोट्स तुमको इसके साथ में मिल जाएंगे, प्री रीड्स और पोस्ट रीड्स अवेलेबल रहेंगी। प्री रीड्स और पोस्ट रीड्स क्या होती है, वो जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें होती हैं वो। पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी सेशंस भी रहेंगे हमारे पास में, ताकि मेंटल कंडीशनिंग कर सकें हम लोग, और वो हर 5 दिन में हमारे पास रहेगा, क्योंकि हम क्लासेस कितने बजे लेंगे,
शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, जिसमें हम नया कुछ पढ़ेंगे। सैटरडे को तुम्हारे पास रिवीजन डे रहेगा, और संडे को हम लोग बात करेंगे D&D, डिबेट एंड डिस्कशन, और इनसाइड इग्निशन के ऊपर। ये तुम्हारा लिए चीट डे है, इस पर तुम्हारा जो भी बैकलॉग है वो सब कवर करना पड़ेगा तुमको। वैसे तो बनना नहीं चाहिए, अगर बन गया तो कर सकते हो। फीस कितनी है सर? अब फीस बता दो आप। फीस तो बता ही नहीं थी, सारा खेल तो फीस का ही है। फीस जो है फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग अस, पहले वो भरोसा कर रहे हैं, तो द फीस विल बी 9999, but the fees should be of these course should be 40,000 और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने इसको सब हटा दिया है, 40,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं समझता हूँ। फिक्स्ड फीस जो होगी वो होगी फिर 10 बच्चों के बाद में 12,999। ये फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर 10 बच्चे जब हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली जो फीस होगी वो बढ़ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हरी करो या कोई स्कैरसिटी सोर्सेज है वगैरह, ये जिसको लेना है, जो अपने लिए एफर्ट डालना चाहता है, जिसमें काम करने की ताकत है कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ अगले 65 दिन 60 दिन, वही ले। क्योंकि एट दी एंड पैसा मत बर्बाद करो, अगर काम नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं आने का। मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। अच्छा, एक सवाल और होगा कि एमपीजी के इसके अंदर इंक्लूडेड है क्या? तो इस फीस में एमपीजी के इंक्लूडेड नहीं है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कोई बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। एमपीजी के का सेपरेट कोर्स रहेगा, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रहेगा। अगर तुम इसके साथ रहोगे तो वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रहेगा, मतलब यू वोंट बिलीव कि इतने सस्ते में तुमको एमपीजी का कोर्स मिल रहा है, बस इतना। ठीक है, ढंग का कोर्स, ऐसा टाइम पास नहीं। तो ये हुआ प्रवीण बैच के बारे में। लास्टली, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड 1 और 2 थिंग्स। आपने चीजें सीखी होंगी और आप उसको अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, सो जस्ट बिलीव एंड कॉन्कर। अगले 3 वीडियोस क्या है ये भी देख लो भैया। एक तो डेट वाइज प्लान ऑफ टेस्ट सीरीज जो हम बात कर रहे थे अभी, एपी 2024 जोलॉजी बॉटनी के लिए टेस्ट सीरीज रहेगा वो। सीएसआर नेट का एग्जाम अभी हो चुका है 1 तारीख को, और अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण ये है दैट आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ पे मैं बात करूंगा दोनों शिफ्ट्स को कंपेयर करके। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपने वो दिया है। और डीबीटी जेआरएफ उसके भी फॉर्म्स चल रहे हैं, तो हाउ टू गेट कैटेगरी है, मतलब मैंने अपने टाइम पे 240 के ऊपर कैसे स्कोर किया था, वो ऑलरेडी वीडियो डन है, तो जाके तुम उसको देख सकते हो। डीबीटी जेआरएफ होगा तो मैं इसको इधर आई वाई बटन जो होता है उस पर लगा दूंगा। तो गो थ्रू द डीबीटी जेआरएफ स्ट्रेटेजी फर्स्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो, क्योंकि ये पार्ट 2 होने वाला है। इज गोइंग टू बी पार्ट 2। सो बस इतना ही है आज के लिए। तुमको चीज़ें समझना पड़ेंगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, बिल्कुल रगड़ के काम करना पड़ेगा। 8 to 10 आवर्स हैव टू डिलीवर, तभी जाके कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि एक सिंपल बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपसे बहुत ज़्यादा जानने वाले, इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाले लोग बैठ रहे हैं, जो पिछले शायद 10-10 या 15-15 सालों से आपके जैसों को कितों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। बट मेरे टाइम पे भी वैसे लोग थे, और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, और आई स्कोर गुड, आई थिंक माइट बी, देखते हैं अब क्या है, बट क्वालिफाई हो गया है वो। पॉइंट यहाँ पे मेरा ये है कि डजेंट मैटर हाउ मच यू नो, नॉलेज विल नेवर गिव यू सिलेक्शन। ध्यान रखना है बात। सारा खेल जो होगा वो मेंटल कंडीशनिंग और माइंडसेट का है। सभी पढ़ के आ रहे हैं, सभी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, सभी टेस्ट देके आ रहे हैं, तुम अलग से क्या करके आ रहे हो? तो वो जो अलग से करके आने वाली कहानी है बस वही इम्पोर्टेंट। तो बस यही कहानी। मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्स के लिंक्स वगैरह दे दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल करके बात कर सकते हो। एंड हम मिलते हैं आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे कोर्स में। ठीक है, टेक केयर।